हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूनिट नंबर 10 के टॉपिक नंबर 3 को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी, पीएससी और जॉइंट पीएससी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसे देखेंगे, ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो अवधारणा दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इनका इंट्रोडक्शन। जो लोक सेवा आयोग होते हैं ये संघ और राज्य के अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं। जैसे कि जो संघ का बोर्ड है वो कौन है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। इसके द्वारा जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं वो आपके सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स उन्हें बोला जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं आईएएस, आईवीएफएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी और इंडियन फॉरेन वाला जितने भी सर्विसेज हैं ये सारी किसके द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसी तरह जब स्टेट में किसी टॉप लेवल के ऑफिसर्स की रिक्रूट की जाती है, जो स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं वो किसके द्वारा रिक्रूट होते हैं, वो है स्टेट लेवल के पीएससी, स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट पीसीएस उसके द्वारा। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं आपके डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, इसी तरह से और भी कई सारी जॉब होती हैं उन्हें लिया जाता है। अब यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, जो आपके सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो आपके यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं उन्हें किसी देश के किसी भी कोने में सर्विस देने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को पास करके आते हैं, जिस स्टेट के सर्विस कमीशन को उन्होंने पास किया है वो वही उसी स्टेट में सर्विस देंगे, उन्हें ऑल ओवर इंडिया और किसी स्टेट में नहीं भेजा जा सकता। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है उसके बारे में हम बात की। अब इनका जो परिचय है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमने पहले बात की थी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अब यहाँ पर जो आईएफएस है ये दो तरह की जॉब होती है। एक तो फॉरेन होती है जो भारतीय विदेश सेवा वाली जॉब होती है, एक होती है फॉरेस्ट वाली वन सेवा, भारतीय वन सेवा। तो यहाँ पर हम भारतीय वन सेवा की बात करेंगे, फॉरेन की बात नहीं करेंगे। तो ये जो तीनों जॉब होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों जॉब्स मिलकर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है। अब अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण कैसे होता है, तो इसका संविधान का जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 312 में लिखा गया है कि राज्यसभा अगर किसी सेवा को एक एक्ट पास करके किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे देती है तो उसे अखिल भारतीय सेवा में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में केवल 3 ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। कौन कौन सी, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 सेवाएं अभी वर्तमान में जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि उन्होंने एक साथ में डाल दिया इंडियन फॉरेन सर्विस या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये नहीं है, केवल ये 3 सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इन तीनों ही सेवाओं का जो रिक्रूट किया जाता है, जो भर्ती की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, एक की जाती है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा। फिर बात करते हैं अब इसके आगे की। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे यहाँ पर पूरा प्रोसेस है उसे समझेंगे। तो हमने वहाँ पर देखा जो संघ लोक सेवा आयोग है जो पूरे देश के लिए रिक्रूट करता है, उसी तरह स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये हर स्टेट में अपना अपना एक सर्विस कमीशन होता है। जैसे कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए, वेस्ट बंगाल लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, पंजाब लोक सेवा आयोग, ये सारे अपने अपने स्टेट के लोक सेवा आयोग हैं। अब किसी भी स्टेट, 2 स्टेटों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। दोनों स्टेट एक एक्ट पास करेंगे कि हम दोनों मिलके सिर्फ एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे जो दोनों स्टेटों के लिए भर्ती करेगा। तो उसे बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो अभी तक हमने 3 नाम देखे। पहला तो आपका था यूपीएससी जो सेंट्रल लेवल के अधिकारियों की ज्वाइनिंग करता है, फिर स्टेट पीसीएस जो हर स्टेट में एक होता है, और अगर ये नहीं होगा तो 2 स्टेट मिलकर जॉइंट पीएससी का निर्माण भी कर सकते हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है उसे भी हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इन्हें अगर हम इनके स्वरूप में देखें तो ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय कौन से निकाय होते हैं, संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी भाग में
या फिर किसी न किसी अनुच्छेद के दौरान किया गया हो, वो संवैधानिक निकाय होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा कहाँ पर की गई है, इस संविधान के भाग 14 में, जो संविधान के भाग हैं अलग अलग, उनके 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, इसका स्ट्रक्चर, सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो कहाँ पर किए गए हैं? संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक यहाँ पर इनकी चर्चा की गई है। जब हम आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि केंद्र में यूपीएससी के समानांतर, जिस तरह केंद्र यूपीएससी है उसी के समानांतर राज्यों में लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग कार्य करते हैं। अब इनका भी उल्लेख कहाँ पर किया गया? जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग है, इनका भी उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जिस जगह यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, उसी जगह आपका स्टेट पीसीएस का उल्लेख भी किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। स्टेट पीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, सदस्यों की या फिर आयोग की शक्तियाँ, आयोग के कार्य, इन सबको समान रूप से यहाँ पर बात की गई है। अब इनमें जो बेसिकली डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जहाँ पर यूपीएससी की बात होगी वहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, और साथ में यहाँ पर जहाँ पर स्टेट पीएससी की बात की जाएगी वहाँ पर आपका राज्यपाल आ जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ अलग से नहीं रखनी। हाँ, फिर यहाँ पर जहाँ संसद की भूमिका होगी वहाँ पर यहाँ पर विधानमंडलों की भूमिका होगी। ये बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, जो हमने देखा था यहाँ पर कि इसका जो उल्लेख किया गया है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का, कहाँ किसमें किया गया ये सॉरी, ये आपकी यहाँ पर बात की गई है 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यहाँ पर बात की गई है। तो 315वां जो अनुच्छेद है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी के गठन की यहाँ पर बात की गई है। फिर इसके बाद जो अनुच्छेद 316 है ये हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 16 बताता है यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, तो इनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट और उनके टाइम पीरियड के बारे में बताता है। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 317 आता है, 317, ये बताता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है और उनका निलंबन कैसे किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो बाकी के अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो हमें क्या बताते हैं? 318 आर्टिकल हमें बताता है आयोग के सदस्यों के और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 हमें बताता है कि सदस्य न रहने पर, अगर कोई सदस्य आयोग का सदस्य नहीं रहा है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है या उसे हटा दिया गया है, तो वो कहीं पे और किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, और अगर ले भी सकता है तो किन किन पोस्टों पर ले सकता है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो हम आगे देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 हमें बताता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पीएससी में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे वो स्टेट पीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, इनकी सर्विस के बारे में कहाँ प्रावधान किए गए हैं? तो इनके सर्विस के बारे में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 320 में। फिर इसके बाद आता है 322, इसका 321 आता है, 321 मिसिंग, उससे हम आगे जाके देखेंगे। 322 में क्या कहा गया है? इसमें लोक सेवा आयोग के व्यय, जो उनके खर्चे हैं उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 323 हमें बताता है जो आयोग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आयोग कहाँ सौंपेगा और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद थे। अब इसी को हम एक एक करके सेपरेट करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग को, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपीएससी, जो देश के लिए सेवा देती है। अब जो इसके सदस्यों की नियुक्ति है, तो इसमें जो एक तो अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं।
इतना आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब जो अन्य सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या छोड़ दी गई है राष्ट्रपति के विवेक पर। राष्ट्रपति जितनी संख्या चाहेगा उसके निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में जो इनकी सदस्य संख्या है 10 और 11 के आसपास रहती है। एक अध्यक्ष और जो इनके सदस्य हैं, ठीक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी जो संख्या निर्धारण ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 6/65। अब 6/65 का क्या मतलब है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 40 ईयर्स में आयोग का अध्यक्ष बन जाता है या फिर आयोग का सदस्य बन जाता है तो वो अपना पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल कर लेगा, ठीक है। 46 में वो रिटायर हो जाएगा, वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, इसी में अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति 60 साल में आयोग का अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है तो वो 65 साल तक, जब तक उसकी एज पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने पद पर रहेगा, यानी कि टोटल 5 साल। तो वो पूरा 6 साल का कार्यकाल नहीं करेगा, केवल 5 साल का कार्यकाल करेगा और वो हट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र बनेगा तो केवल 3 साल का कार्यकाल करेगा, उसे हटा दिया जाएगा। तो जो भी पहले हो, या तो उसका 6 साल का कार्यकाल पहले हो जाए या फिर उसकी एज पहले हो जाए, जो भी उसका पहले होगा उसी के आधार पर उसको उसके पद से हटना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर रही है पुनर्नियुक्ति, यानी कि उन्हें अपनी पोस्ट पर पुनः नियुक्ति रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं किया सकता। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग से मतलब यहाँ पर दोनों की बात चल रही है, सॉरी यहाँ पे अभी हम केवल यूपीएससी की बात कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की बाद में जाके बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यानी अपनी अपॉइंटमेंट ले चुका है, तो अपने कार्यकाल में पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। केवल एक टर्म उसे मिलेगी, दूसरी टर्म उसे किसी भी कंडीशन पर नहीं दी जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर बात की गई है उसके त्याग पत्र के बारे में कि वो अपना जो त्याग पत्र देता है, इस्तीफा देता है, वो किसे देगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। तो किसी अगर अपने त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को। फिर इसके बाद जो आगे बात की गई है, इसमें सदस्यों का निष्कासन या फिर निलंबन की बात की गई है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, यहाँ पर भी बात की है अध्यक्ष की, या सदस्य किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर किसी सदस्य को हटाना है या फिर अध्यक्ष को हटाना है, उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश होना जरूरी है। आप कोई भी बने रहे, उसके राष्ट्रपति की अगर परमिशन नहीं है तो आप किसी भी सदस्य को नहीं हटा सकते। यहाँ पर यह बात की गई है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष या फिर किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व निलंबित कर सकते हैं। अगर किसी सदस्य को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष को या फिर सदस्य को किसी भी वक्त उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 6 वर्ष और 65 वर्ष का जो उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है, इसके पूर्ण होने से पहले भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन जो सर्वोच्च न्यायालय उससे परामर्श लेता है, फिर उसी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम आगे जाके इस पे जो प्रावधान किए गए हैं, किन किन आधारों पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर बात है वो है पद मुक्ति। यहाँ पर जो यूपीएससी के है, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है। तो किन किन आधारों पर उसे हटाया जा सकता है? पहला एक आधार तो है उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, बैंकरप्ट वो हो गया हो। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले विजय माल्या बैंकरप्ट हुआ था, ऐसे ही अगर कोई आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य बैंकरप्ट होता है तो उसके बैंकरप्ट होते ही उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। दूसरा आधार उस अपने कार्यकाल के दौरान जो ये लोग होते हैं जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ये केवल अपने पोस्ट पर ही जॉब कर सकते हैं। ये अगर सोचें कि अपने पोस्ट के साथ में कहीं बाहर रोजगार में संलग्न हो जाएं तो वो ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई अधिकारी पाया जाता है तो उसको उसी वक्त उसके पद से हटा दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति की राय में किसी व्यक्ति जो आयोग का सदस्य है या फिर अध्यक्ष है, मानसिक या फिर शारीरिक दुर्बलता के कारण
पद पर बने रहने अयोग्य है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पर बात की गई है आयोग सेवा की शर्तों की विनियमन करना। जो इनकी सेवा शर्तें हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा को निर्धारित करती है। आयोग की जो सदस्यों की संख्या है और जो उनकी सेवा की शर्तें हैं ये किसके द्वारा निर्धारित होंगी? ये निर्धारित होंगी आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। फिर यहाँ पर बात होती है आयोग के कर्मचारियों एवं की संख्या और सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है। ये हमने अभी देखा कि कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। फिर आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? क्या जो शक्तियों पर प्रतिबंध, आयोग की जो शक्तियाँ है उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? उसमें यूपीएससी सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अगर किसी व्यक्ति की एक बार अपॉइंटमेंट हो गई है तो उसकी सेवा शर्तों से संबंधित अब कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे इन्हें अपने पद पर रहते हुए हानि हो। सैलरी कम नहीं कर सकते, पेंशन कम कर नहीं सकते, कार्यकाल कम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जिससे इनके अपने पद पर रहते हुए इन्हें हानि लगे। फिर बात की गई जो आयोग के खर्चे हैं, जो सदस्य और कर्मचारियों के वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन है, इसके अलावा जो यूपीएससी के बाकी के खर्चे हैं इनका वहन कैसे किया जाएगा? इनका वहन जो है वो किया जाएगा भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इनका खर्च किया जाएगा। तो कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि सर जो आपका यूपीएससी है उसके खर्चों का निर्वहन कैसे किया जाता है? तो वो कंसोलिडेटेड फंड यानी कि भारत की संचित निधि द्वारा इस पर व्यय किया जाता है। फिर इसके बाद जो आयोग है यूपीएससी है ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। आयोग सीधे सीधे जिम्मेदार किसी के लिए है? वो है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे सॉरी संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे, वहाँ पर इस पर चर्चा होती है। फिर इसमें जो सिफारिश की जाती हैं उन्हें मंजूर किया जाता है और जो सिफारिश मंजूर नहीं की जाती हैं उनका रीजन कि उन्हें क्यों स्वीकार नहीं किया गया ये लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजना होता है। ये संसद का कार्य होता है इससे अवगत करवाना कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन जो आयोग है उसकी कौन कौन सिफारिश को नहीं माना गया है और क्यों नहीं माना गया है इसका रीजन भी राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। तो ये तो बात थी किसकी? यूपीएससी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अब यहाँ पर बात ये देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ हमने राष्ट्रपति की बात की थी वहाँ वहाँ आपके राज्यपाल आ जाएंगे और जहाँ जहाँ हम लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे थे आपके राज्य विधानमंडल आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ये इसकी बात है। तो यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति जो स्टेट पीसीएस है, जैसे कि हम बात करेंगे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी, एमपीएससी, उत्तर प्रदेश पंजाब पीपीएससी, ये सब जितने भी हैं आपके इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो स्टेट पीएससी है इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी आपकी राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि यूपीएससी में कौन करता था? यूपीएससी में करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन करेंगे? यहाँ पर राज्यपाल करेंगे क्योंकि राज्यपाल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। अब जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल है ये कितना होता है? ये होता है 662। यूपीएससी में कितना था? 665 था। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 662 यानी कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। यहाँ पर ये इसकी बात की गई है। दोनों में से जो भी पहले होगा वो यहाँ पर माना जाएगा। फिर इसके बाद बात होती है पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट की बात होती है। तो ये लोग अपनी पोस्ट पर जो यहाँ पर ये हैं उस पर अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद या फिर इन्हें इनके कार्यकाल के बीच में हटाया जाता है तो इनकी पुनर्नियुक्ति उस पोस्ट पर नहीं हो सकती। और ये किसके पोस्ट पर? भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन काम कर सकते हैं, उस पर हम आगे जाके देखेंगे। ये जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ये त्यागपत्र किसे देते हैं? ये त्यागपत्र सौंपते हैं अपना राज्यपाल को। राज्यपाल को ये अपने लिखित रूप में इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल अगर इनके इस्तीफे को मंजूर कर लेता है तो ये अपने पोस्ट से उसी दिन हट जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सदस्यों का निष्कासन और निलंबन। एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उनके कार्यकाल के द्वारा हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है जैसे कि हमने यूपीएससी में देखा था, यूपीएससी के जितने भी कर्मचारी थे, अध्यक्ष थे, उन्हें किसके द्वारा हटाया जाता था? उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता था। और जो
हम बात कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, तो स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। इसमें राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है, यह पावर दी गई है आपकी प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर ये बात याद करने की, ये पॉइंट एक ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा कि इनके द्वारा ही स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से पूर्व निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया हो। अगर कोई राज्य का राज्यपाल किसी सदस्य को हटाना चाहता है उसके कार्यकाल के पहले, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक एप्लीकेशन भिजवानी होगी और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय वो इसकी जांच करेगा। अब फिर वो रिकमेंड करेगा राज्यपाल को, राज्यपाल इसे इसके पद से हटा देगा। ये यहाँ पर बात की गई है। फिर राज्यपाल रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इसे इसके पद से हटा देगा। तो यहाँ पर क्या बात की, यहाँ सदस्यों को हटाने की शर्तें यूपीएससी के सदस्यों को हटाने की शर्तों के ही समान यहाँ पर की गई है। देखिए समान शब्द है, समान है, जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाने की शर्तें एक ही जैसी ही हैं। अब यहाँ पर बात आती है अगली कौन सी, सेवा शर्तों का विनियमन। स्टेट जो पीसीएस है उसके राज्यपाल के कर्तव्य वही हैं जो यूपीएससी के मामले में राष्ट्रपति के कर्तव्य हैं। ठीक, शक्ति पर प्रतिबंध। एसपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। जो यूपीएससी में भी नहीं हो रहा था वो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब जो स्टेट पीसीएस के खर्चे हैं, जो यूपीएससी खर्चते वो कहाँ थे, कंसोलिडेटेड जो इंडिया का फंड था उसके ऊपर थे। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है उसके जो स्टेट पीसीएस है उसके जो कर्मचारियों के पेंशन, भत्ते, सैलरी और जो अन्य आयोग के खर्चे हैं वो किस पर भारे थे, वो राज्य की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो स्टेट पीसीएस है वो अपनी रिपोर्ट कहाँ देता है, जो यूपीएससी था वो अपनी रिपोर्ट किसे देता था, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देता था प्रेसिडेंट को। लेकिन जो स्टेट पीसीएस है ये अपनी रिपोर्ट देगा किसे, राज्यपाल को। राज्यपाल संबंधित स्टेट के सामने इस रिपोर्ट को रखेगा, फिर ये रिपोर्ट जाएगी वहाँ के विधानमंडल में, यानी कि विधानमंडल के दो भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अधिकतर राज्यों में केवल विधानसभा है तो हम विधानसभा को ही कॉमन मानेंगे। विधानसभा के समक्ष रखेगी, वहाँ पर इसके ऊपर जो भी रिकमेंड की जाएंगी सिफारिश उसे पर जो मानी जाएंगी उन्हें मान लिया जाएगा, और जो रिकमेंडेशंस नहीं मानी जाती हैं आयोग की जो रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती हैं आयोग की, उसको जो विधानसभा होती है वो लिखित तौर पर राज्यपाल को बताती है कि उनकी रिकमेंडेशंस कौन कौन सी क्यों नहीं मानी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये यहाँ पर बात बताई गई है। अगली जो यहाँ पर बात है वो हम बात करते हैं कि जो सेवा अवधि है उनकी, जो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इनकी जो सेवा अवधि है उसके सदस्यों की नियुक्ति किन किन पोस्टों पर की जा सकती है और किन किन पोस्टों पर नहीं की जा सकती। हम पहले बात करेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष की। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष है और उसने अपना कार्यकाल पूरा किया है या उसे उसके कार्यकाल के पूर्व हटा दिया गया है, तो यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर किसी भी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए अपात्र होगा। यानी कि वो एक बार अगर आयोग का यूपीएससी का अध्यक्ष बन चुका है तो वो किसी भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये बात की गई है यूपीएससी के अध्यक्ष की। अब हम बात करेंगे स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष की। जो स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष है चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अगर वो अध्यक्ष के पद पर से अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष की या फिर किसी अन्य सदस्य, यूपीएससी के ही अध्यक्ष या फिर यूपीएससी में ही किसी अन्य सदस्य, जो और सदस्य होते हैं 10 या 11, उनमें से किसी एक पर जा सकता है या फिर किसी अन्य स्टेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे यूपीएससी, जैसे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का कोई अध्यक्ष है, मान लीजिए मैं ही यहाँ पर अध्यक्ष हूँ एमपीपीएससी का, ठीक, और मैंने यहाँ पर अपना 6/62 वाला अपना पूरा कार्यकाल कर लिया है। ये 6/62 क्या था, 6/62 था ये 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। मैंने पूरा कार्यकाल कर लिया है। अब
मैं अपनी ही पोस्ट पर रीअपॉइंट नहीं होऊंगा। पहली तो शर्त ये है कि मैं एमपीपीएससी के अध्यक्ष के पद पर ही अपॉइंट नहीं हो सकता। साथ ही अब मुझे जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी, वो मुझे मिलेगी या तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ पर, प्रेसिडेंट, ठीक है, अध्यक्ष के पास, या फिर जो यूपीएससी सदस्य होते हैं वहाँ पर, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जैसे कि यूपी पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी या फिर महाराष्ट्र पीएससी। यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर अगर किसी अन्य स्टेट में मुझे जॉब मिलती है, वो भी किसकी, अध्यक्ष के पद पर, केवल सदस्य के पद पर नहीं, केवल दूसरे राज्य की अध्यक्ष के पद पर वहाँ पर अगर मुझे नियुक्ति मिलती है तो मैं करूँगा। अगर सदस्य के तौर पर मैं वहाँ पर अपात्र घोषित किया जाऊँगा। ठीक, समझ में आया? ये था यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर बात आएगी अन्य सदस्य, जो यूपीएससी के जो अन्य सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ पात्र होने लायक होंगे। यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष के अलावा यूपीपीएससी या यूपीएससी के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त होगा। अन्य सदस्य की बात की गई, जो यूपीएससी के एक तो अध्यक्ष था उसके हम देख चुके। अब जो यूपीएससी के अन्य सदस्य उनकी यहाँ पे बात की गई है, तो वो क्या करेंगे, यूपीएससी का सदस्य अब यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीपीएससी की और स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन सदस्य के तौर पर नियुक्त नहीं होगा और वो किसी अन्य स्टेट की तौर पर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। ये यहाँ पर बात की गई है। अब बात आती है किसकी, यूपीएससी और यूपीएससी के स्टेट पीएससी के कार्यों की। यहाँ पर जो कार्य हैं उनके बारे में क्या चर्चा की गई है, वहाँ पर बात की गई है परीक्षा आयोजित करना। दोनों का ही काम क्या है, सबसे पहले परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा आयोजन करवाना। जो कौन सी परीक्षा है, जो हमने पहले बात की थी इसके बारे में। एसपी और फिर स्टेट पीएससी को सहायता करना, ये भी यूपीएससी का एक कर्तव्य है। इसके बाद जो अगला कर्तव्य है इसका वो क्या है, यह पीएससी के साथ परामर्श। यूपीएससी और पीएससी निम्नलिखित मामलों में विचार विमर्श कर सकते हैं। कौन कौन से मामलों में विचार विमर्श कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी किन किन विचारों में, किन किन मामलों में परामर्श दे सकते हैं। तो पहला, सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर हेतु भर्ती तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर, उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति पर करने पर, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति या फिर स्थानांतरण में। फिर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे। ये सलाह केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल इनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। ये बात की हमने यूपीएससी की और पीएससी की। अब हम बात करते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका भी उल्लेख कहाँ पर किया गया है, 315 में किया गया है। इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि एमपीपीएससी का आयोग अलग होता है, यूपीपीएससी का आयोग अलग होता है, सीजीपीएससी का अलग होता है और बिहार पीएससी का अलग होता है। अब ये चारों स्टेट साथ में बात कर लें कि हम चारों स्टेट मिलकर केवल एक आयोग बनाएंगे जो चारों स्टेट के लिए एग्जाम करेगा। अब यहाँ पर कितने भी अधिक से अधिक सदस्य, कितने भी अधिक स्टेट मिल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या 2 स्टेटों की तो होनी ही चाहिए कि 2 स्टेट मिलकर तो कम से कम जॉइंट पीएससी का निर्माण करें। जब ये 4 या फिर 3 या फिर 2 जितने भी स्टेट मिलकर जॉइंट पीएससी का निर्माण करते हैं, फिर जो जॉइंट पीएससी है इसका कर्तव्य होगा दोनों स्टेट या फिर जितने भी स्टेटों ने मिलकर जॉइंट पीएससी का निर्माण किया है उन सभी को लिए सभी समय समय पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो भर्तियाँ हैं उन्हें करवाना, उसके साथ ही इनके संबंधित जो प्रावधान है उन्हें यहाँ पर लागू करवाना। इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य विधान में, अब यहाँ पर एक बात आपको जाननी होगी क्या, कि जब जॉइंट पीएससी का निर्माण किया जाता है तो संसद कानून बना के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। ये कौन करेगा, संसद करेगी। इसके लिए संविधान में आपको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, 1-2 क्लॉज जोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार के किसी भी संकल्प को पहले राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाए
और फिर उसे संसद में भेजा जाए, तब वहाँ पर उस पर वोटिंग होगी। अब इसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई जॉइंट पीएससी की, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि जॉइंट स्टेट पीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका नहीं होगी, यहाँ पर भूमिका राष्ट्रपति की होगी, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट पीएससी की बात चल रही है। अब फिर अगली जो बात आती है वो संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है आपका स्टेट का, इनका जो कार्यकाल है सदस्यों का वो कितना होगा, वो वही रहेगा जो स्टेट पीसीएस का है, कितना 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होगा। जी नहीं, ये 62 है, ठीक है ना। फिर उस पर बात की गई। फिर इनके जो इस्तीफे की बात की गई है वो क्या है, इस्तीफे की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 317 के तहत जॉइंट पीएससी का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। तो अपना इस्तीफा किसे देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ किए जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट स्टेट पीसीएस के किसी सदस्य को हटाना है, उसके लिए पहले राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह अगर जो सलाह देगा सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, जो आरोप लगाए गए हैं, जांच आरोप सही पाए जाते हैं तो उसकी फिर सिफारिश की जाएगी राष्ट्रपति के पास कि हाँ इसके ऊपर जो करता आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, आप इसे हटा सकते हैं। लोगों जो रिपोर्ट की सिफारिश की जाती है वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। सलाहकारी और बाध्यकारी जो सिफारिशें होती हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो सलाहकारी सिफारिश होती है वो होती है कि राष्ट्रपति उसे माने या फिर ना माने, लेकिन जो बाध्यकारी सलाह होती है वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है। तो यहाँ पर इनके बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की हमने आज, यूपीएससी के बारे में बात की, स्टेट पीसीएस के बारे में बात की और जॉइंट पीएससी के बारे में बात की, इनके कार्यकाल के बारे में बात की। जल्दी आपसे मिलेंगे, इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक टॉपिक और है, इसमें जो शक्तियाँ हैं, जो ये एक स्लाइड बची थी, जो इसमें शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 318 के द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से, आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी जो सेवा शर्तों का जो निर्धारण है उनके संबंध में यहाँ बात की गई है। कौन निर्धारित करेगा, वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। आयोग के सदस्यों की संख्या और जो ये तो वही प्रावधान है जो पहले हमने बात की। जो आयोग अपनी जो जॉइंट पीएससी है अपनी रिपोर्ट किसे देगा, जॉइंट पीएससी जो जॉइंट पीएससी है ये अनुच्छेद 223 के तहत इसका जो कर्तव्य होगा वो होगा कि वो जो राज्यों ने मिलकर, जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बीपीएससी, इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट आयोग का निर्माण किया है। जेपीएससी का जेपीपीएससी का इन्हें जैसे ही निर्माण किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो राज्यपाल है वो इन तीनों की राज्य विधानसभाओं में या फिर जिस स्टेट से संबंधित वो रिपोर्ट होगी उस स्टेट की विधानसभा को वो भेजेगा। वहाँ पर उन पर विचार किया जाएगा, जो उनकी सिफारिश होंगी उन्हें माना जाएगा, जो सिफारिश नहीं मानी जाएंगी उन्हें लिखित में बताना पड़ेगा कि उनकी सिफारिश क्यों नहीं मानी गई है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो अभी हमने किसको देखा, हमने देखा यहाँ पर यूपीएससी को देखा, स्टेट पीसीएस को देखा और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखा। जल्दी आपसे मिलेंगे इनके सभी एमसीक्यू के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें समृद्धि आइज के साथ। थैंक यू, जय हिंद।